हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एक वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका कि नाम है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति एवं एकल संक्रमणीय मत। अब ये क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन सबसे पहली बात कि ये कहाँ कहाँ काम करता है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ है। जैसे कि कल के क्लास में मैंने बताया था कि जो राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन होता है उसका निर्वाचन जो होता है इस पद्धति के तहत ही होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति और एकल संक्रमणीय मत के तहत ही होता है। तो हमको देखना है कि इसका यूज और कहाँ कहाँ होता है, किस किस स्थान पे होता है और ये काम कैसे करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले देखते हैं इसका जो ये पद्धति है इसका यूज कहाँ कहाँ होता है और उसके बाद ये कैसे वर्क करता है उसको देखेंगे। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति और एकल संक्रमणीय मत, इसका जो इस्तेमाल होता है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती है यानी कि विधान परिषद जो होती है राज्यों में, उसके निर्वाचन में इसका उपयोग किया जाता है और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब चलते हैं, देखते हैं ये क्या है, ये कैसे वर्क करता है। चलिए देखते हैं। अनुपातिक पद्धति का जन्मदाता इंग्लैंड निवासी थॉमस हेयर को माना जाता है। ठीक है, तो बस ये एक पॉइंट याद रखना है कि अनुपातिक पद्धति जो है इसका जो जन्मदाता है वो इंग्लैंड निवासी थॉमस हेयर है। ठीक है, थॉमस हेयर का एक बुक था रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, उसी में ये इस पद्धति का उन्होंने चर्चा किया था। ठीक है, अब देखिए जो अनुपातिक पद्धति होता है उसमें उसके दो टाइप होते हैं, एक होता है सूची प्रणाली और दूसरा होता है एकल संक्रमणीय मत। ठीक है, अब जो सूची प्रणाली का उपयोग होता है ये यूरोपियन कंट्रीज में होता है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एकल संक्रमणीय मत, इसके बारे में भी आज की क्लास में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। अब जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व है इसके लिए क्या क्या चीज़ जरूरी है, 3-4 पॉइंट है, उसको ध्यान से देख लिया जाए। तो जो एकल संक्रमण जो अनुपातिक पद्धति है उसके लिए क्या होना चाहिए कि बड़े आकार का निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए, है ना। जैसे कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है तो पूरे देश में होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो पूरे देश के जो उसमें मेंबर्स होते हैं विधानसभा के वो शामिल होते हैं, राज्यसभा के मेंबर शामिल होते हैं, तो वो बड़े आकार का है और कम से कम 3 प्रतिनिधि होनी चाहिए, है ना। यानी कि उसमें जो चुनाव लड़ रहे हैं उनकी संख्या कम से कम 3 होनी चाहिए। और क्या होता है कि उतने मत जितने प्रतिनिधि। अभी हम जो आम चुनाव होता है, जो लोकसभा का विधानसभा का चुनाव होता है, उसमें क्या होता है कि जो हम लोग जितने एक जो हम लोग का वोटिंग का अधिकार होता है तो एक लोग कितना वोट कर सकते हैं, 1 वोट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो उतने मत जितने प्रतिनिधि यानी कि जितने प्रतिनिधि, मान लिया जाए कि 4 लोग चुनाव में खड़े हुए हैं, ए बी सी डी, तो हम कुछ चारों को हम एक बार में वोटिंग कर सकते हैं। ठीक है, कैसे किया जाता है आगे बताएंगे। और निर्वाचित होने के लिए निश्चित मत की आवश्यकता। अब जो देखिए जो हम लोग का जो चुनाव होता है वह क्या होता है कि कोई भी आदमी जो सबसे ज़्यादा मत लाता हो, ये निश्चित नहीं कि उसको 80%, 90%, 50%, 25% मत लाना ही है, वो कितना भी मत लाए, लेकिन जो उसका कंपटीटर है, जो उसके अपोनेंट चुनाव लड़ रहा है उससे ज़्यादा मत हो तो वो जीत जाता है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि निर्वाचित होने के लिए निश्चित मत की आवश्यकता होती है, यानी कि वो एक निश्चित अमाउंट में मत लाएगा तभी वो विजयी कहलाएगा, अन्यथा नहीं। और मतों की संख्या का कोटा द्वारा निर्धारण होता है, वो उसमें एक कोटा होता है, आगे बताया जाएगा कोटा क्या होता है। बस अभी इतना ध्यान रखिए कि जो मत की संख्या होता है वो कोटा के द्वारा उसका निर्धारण होता है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं। अब ये तो बस पॉइंट याद करने वाली बात है। अब देखिए अब समझना यहाँ है कि अनुपातिक पद्धति होता क्या है। देखिए तो समझते हैं पहले। तो इसके नाम में ही छुपा हुआ है अनुपातिक, या इसको समानुपातिक पद्धति भी कहा जाता है, यानी कि जो समान अनुपात में बांटे। जैसे देखिए भारत में 28 स्टेट्स है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट का स्टेट ले लिया जाए, छोटा स्टेट मणिपुर है,
तो छोटा स्टेट मणिपुर है, तो मणिपुर की जो संख्या है, तो मणिपुर है और मणिपुर की जनसंख्या क्या है, बहुत ही कम है। मणिपुर की जनसंख्या बहुत कम है। तो अब देखते हैं, और उसी तरह क्या होता है कि अब यूपी है, यूपी की जनसंख्या देश में क्या है, यूपी की जनसंख्या देश में सबसे अधिक है। ठीक है, तो अब देखिए होता क्या है कि अब राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन होना है। तो मणिपुर कम जनसंख्या वाला क्षेत्र है, तो वहां से कितने रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा में पहुंचेंगे। ठीक है, यानी कि समझिए एक तरह से कि कम लोग हैं जहां उनको यहाँ तो कंट्रोल शब्द गलत होगा, लेकिन फिर भी उनकी व्यवस्था करने के लिए कम लोग की आवश्यकता होगी, और जहां यूपी जैसा बड़ा स्टेट है तो उनकी व्यवस्था करने के लिए क्या होगी, अधिक लोगों की आवश्यकता होगी। तो इसीलिए यानी कि समान अनुपात में पावर, यानी कि जैसे कि छोटा स्टेट है जिसकी जनसंख्या कम है तो उसके प्रतिनिधि की संख्या कम होगी, और यूपी जिसकी जनसंख्या ज्यादा है उसमें प्रतिनिधियों की संख्या ज्यादा होगी। तो इसी को क्या कहते हैं, समानुपातिक या अनुपातिक पद्धति, यानी कि समान अनुपात में विभाजन। ठीक है, ये कैसे वर्क करता है, कैसे हम उनके मतों की गणना होती है, इसके बारे में देखते हैं हम। चलिए अब देखिए यहाँ, अब देखिए, अब यदि जैसे कि यूपी की हम लेते हैं, यूपी में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31 है, यूपी में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31 है। तो अब यहाँ देखिए कि अब चुनाव होने टाइम ये नहीं होगा ना कि अब ये राज्यसभा में क्या होता है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, जो वहाँ के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो वोटिंग करते हैं। तो यूपी में विधानसभा की सीटों की संख्या 403 है, यूपी में विधानसभा की सीटों की संख्या 403 है। तो ऐसा नहीं होगा कि वहाँ का जो मत होगा 403 मत के बराबर होगा, ऐसा नहीं होगा। तो वहाँ के मत का निर्धारण कैसे होगा, उसके लिए एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आराम से समझेंगे धीरे धीरे और बिल्कुल ही आप लोग को क्लियर हो जाएगा। देखते हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है कि राज्य की जनसंख्या बटा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य मल्टीप्लाई 1/1000। देखते हैं अब ये क्या है कि अब जैसे कि किसी राज्य के जो विधानसभा के सदस्य हैं उनके एक विधानसभा सदस्य के मत की संख्या कितनी होगी, ये निर्भर किस पे करेगा, उस राज्य की जनसंख्या पर। तभी तो समानुपातिक पद्धति हम लोग कर पाएंगे। जैसे कि मणिपुर का हुआ, तो मणिपुर के एक विधानसभा सदस्य का जो मत होगा वो यूपी के एक विधानसभा सदस्य के मत से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये कैसे होगा ये देखना है, तो देखिए कैसे होता है। तो उसके लिए फॉर्मूला है राज्य की जनसंख्या बटा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य मल्टीप्लाई 1/1000। तो और एक बात यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि जो राज्य की जनसंख्या है वह हम 1971 के जनगणना के अनुसार लेंगे। यानी कि अभी भी हम वहाँ के एक विधायक के मतों की संख्या की गणना करेंगे, तो उसमें जो जनसंख्या हम यूज करेंगे इस फॉर्मूला में, राज्य की जनसंख्या, वो पिछले जनगणना यानी कि 2011 की जनगणना न होकर 1971 की जनगणना के अनुसार लेंगे। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि देख, जो 84th अमेंडमेंट 2001 का है, इसमें इस तरह का प्रावधान लाया गया है। 84th अमेंडमेंट 2001, इसको ध्यान रखना है कि 84th अमेंडमेंट 2001 में जो अमेंडमेंट हुआ था, 2001 में जो 84वां संविधान संशोधन हुआ था 2001 में, उसमें कहा गया कि जो यहाँ जनसंख्या यूज होगा वो 1971 के जनगणना के अनुसार होगा। और यह प्रावधान 2026 तक, यह प्रावधान कब तक रहेगा, 2026 तक इस प्रकार का जो भी निर्वाचन होगा उसमें 1971 के जनगणना को ही काउंट किया जाएगा, ना कि 2011 या 2021 का। अब ये देखिए 2021 में भी जनगणना हो रही है, 2022 में उसका डेटा आ जाएगा, बट उसके बाद भी जो यूज होगा वो 1971 का जनगणना ही यूज होगा। तो ये बात याद रखना है। तो हम देखिए अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अब जैसे कि यूपी में भी मान लिया जाए राज्यसभा के सदस्य को भेजना है, ठीक है, तो वहाँ कैसे कैलकुलेट करेंगे, वहाँ के एक एमएलए, वहाँ का जो एक एमएलए है उसका
वोट उसका मत पावर कितना हो कैसे करेंगे। तो देखिए मैंने पहले से यहाँ कैलकुलेशन करके रखा है। देखिए यूपी में जो था 1971 में जो यूपी की जनसंख्या थी 8,38,49,905 थी, ठीक है। और वहाँ की जो वर्तमान वहाँ का जो विधानसभा है उसका स्ट्रेंथ 403 है। तो जनसंख्या बटा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य मल्टीप्लाई 1/1000, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करने पे 2,08,064 आया और ये इसको सॉल्व करने पे 208 आया। यानी कि यहाँ आप देखिए कि यूपी के एक विधायक यानी कि एक एमएलए का जो मत का पावर होगा वो कितना होगा, 208 मत होगा। यानी कि राज्यसभा सदस्य के चुनने या राष्ट्रपति के वोटिंग में या उपराष्ट्रपति के वोटिंग में एक विधायक यदि मत देता है तो उसका मत का पावर कितना होगा, 208। यानी कि वो माना जाएगा कि वो 208 लोगों का मत डाल रहा है, यानी कि उसके मत का काउंटिंग 208 के बराबर होगा, ठीक है। और एक बात और यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो है क्या नीचे लिखा हुआ है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही होने चाहिए, मनोनीत सदस्य नहीं, या एमएलसी यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो विधान परिषद होता है उसके सदस्य नहीं होने चाहिए, ठीक है। जो हमारे देश में 6 विधान परिषद है उसके सदस्य नहीं होने चाहिए, ठीक है। हमारे देश में 6 विधान परिषद है, उसको याद करने के लिए हम लास्ट में बता देंगे कि उसको कैसे याद रखा जाएगा, किस किस स्टेट में है। तो याद रखना है कि वहाँ विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होने चाहिए, ना कि मनोनीत या विधान परिषद के सदस्य, ठीक है। तो इसी तरह एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं कि बिहार की जनसंख्या 1971 में कितनी थी, 4,21,26,236, 4,21,26,236। और विधानसभा के सदस्यों की निर्वाचित सदस्यों की संख्या 243। और इसी को हम फिर सॉल्व करेंगे तो 173 आएगी। तो यहाँ देखिए यूपी क्या है, बड़ा स्टेट है, बिहार से ज्यादा जनसंख्या वहाँ है, तो वहाँ देखिए एक मत का पावर कितना है, 208 है ना। और यहाँ पे क्या कितना है, बिहार उससे छोटा स्टेट है तो क्या है, उसके एक मत का पावर कितना है, 173 है। तो इस बात को ध्यान रखने की जितना बड़ा स्टेट उतना बड़ा पावर। और उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला, इसमें कुछ सोचने का नहीं है। जितनी राज्य की जनसंख्या होगी 1971 के तहत, इसको इस तरह का क्वेश्चन आता नहीं है, मतलब ये फॉर्मूला आपसे एग्जाम में आ सकता है, बट ये नहीं आएगा कि आप यूपी के या गुजरात के या किसी भी स्टेट के एक विधायक के मत का पावर कितना होता है, इस तरह क्वेश्चन, बट ये समझाने के लिए बताया गया है, ठीक है। तो इस तरह से हमको ध्यान रखें, जितना बड़ा स्टेट रहेगा, जिसकी जनसंख्या जितनी ज्यादा रहेगी, उसके मतों का पावर उतना ज्यादा रहेगा। अब देखते हैं, ये हो गया क्या, विधानसभा में जो सदस्य है उनका। और उसी तरह यदि आ जाता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि जो सांसद होते हैं उनके मतों की संख्या कितनी होगी, यानी कि उनके मतों का पावर कितना होगा। तो देखते हैं इसमें क्या करेंगे कि सभी राज्यों में एमएलए की कुल मत यानी कि जोड़ लिया जाएगा कि भारत के जो टोटल राज्य हैं उसके एमएलए में, यानी कि इस तरह से जोड़ा, जैसे कि वहाँ के एक एमएलए का इतना है 208 है तो 403 एमएलए का कितना होगा निकाल देंगे। उसी तरह बिहार के 243 एमएलए का कितना, एक का 173 है तो 243 का कितना होगा। तो इस तरह से सारे स्टेट के मत निकाल के और उसमें फिर क्या करेंगे, संसद के निर्वाचित सदस्य की कुल संख्या है उससे भाग देंगे। तो संसद के निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं, 543 लोकसभा में और 233 राज्यसभा में, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखना है बस। और इसको फिर से 1-2 बार और रिपीट कीजिए। अभी इसमें और सारा कुछ बताना है, फिर ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होता है, ठीक है। तो जब तक आप एक बच्चा है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आप लोग अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति समझ चुके होंगे। अब चलिए बात करते हैं एकल संक्रमणीय मत पर। अब पहले एक बात समझना यहाँ पे है कि जो एकल संक्रमणीय मत होता है उसमें जो वोटिंग होती है, वो जो वोटिंग का तरीका होता है वो 2 होता है। जैसे देखिए यहाँ क्या है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका जो मतदान होता है वो गुप्त मतदान होता है। यानी कि कहने का अर्थ है कि यदि इनके बारे में जो वोट करता है वो किसी को पता नहीं होता है कि कौन सा सदस्य किसको वोट किया है। बट जो राज्यसभा होती है इसमें जो वोटिंग होती है इसमें गुप्त मतदान ना होकर इसमें मतदान करने से पहले
खुला मतदान इसको बोल सकते हैं हम। खुला मतदान, इसमें क्या होता है कि विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो वोट करने से पहले बताते हैं अपने पार्टी के अध्यक्ष को, या अपने पार्टी को बताते हैं, या लोग जो वहाँ पे होते हैं ऑथराइज्ड मेंबर, उनको बताते हैं कि मैंने किस व्यक्ति को या किस पार्टी को वोट किया है। तो ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और विधान परिषद में गुप्त मतदान होता है और राज्यसभा में खुला मतदान होता है, यानी कि मतदान बता के किया जाता है कि मैं किसको मतदान कर रहा हूँ। ठीक है, अब चलिए अब समझते हैं। अब मैंने पिछले पॉइंट में बताया था कि उसमें जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है उसमें एक कोटा का निर्धारण होता है जिससे ही मत डाला जाता है। तो कोटा के लिए क्या होता है, कोटा निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, कुल वैध मत बटा 1+1+1। तो ये 1+1 2 मानिए, ये 1 होता है एक मेंबर के लिए और एक वोट होता है उसके लिए, तो 1+1 और उसमें एक 1, यानी कि इसको सीधे आप यदि सॉल्व करते हैं तो यानी कि 50%, यानी कि जिसको आधा मत और उससे एक ज्यादा आ जाए, इसको यदि आप सोल्व करेंगे तो आधा मत और उससे एक ज्यादा मत, ये जिसको आ जाएगा आधा मत और उससे एक ज्यादा मत, ये जिसको आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, उसको कोटा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें एक बात और समझना है कि जो एकल संक्रमणीय मत होती है उसमें दो तरह का जो निर्वाचन मंडल होता है या जो चयनित होने वाले सदस्य होते हैं वो दो तरह के होते हैं। जो एक होता है ना कि जो निर्वाचन हो रहा है वो सिर्फ एक पोस्ट के लिए हो रहा है, जैसे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, कोई देश में एक ही राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, देश में एक ही उपराष्ट्रपति होगा। बट वहीं विधान परिषद या राज्यसभा का जो निर्वाचन होता है क्या होता है, एक से अधिक सदस्यों के लिए होता है। ठीक है, तो इसकी पद्धति थोड़ी अलग है, इसकी पद्धति थोड़ी अलग है, हम सभी की चर्चा यहाँ पे करेंगे। अब देखते हैं, अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे 2017 के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था जिसमें रामनाथ कोविंद जी चुने गए थे, उनमें देखते उनका चुनाव कैसे हुआ होगा, वो कैसे कितने मत वो लाए होंगे तो विजयी होंगे, तो देखते हैं। तो अब ये देखो, ये क्या है ना, ये है जितने भी राज्य हैं, राज्यों के मत, यानी कि जो वहाँ के जो सदस्य होते हैं, विधानसभा के सदस्य होते हैं, जो पिछले फॉर्मूला में हमने सॉल्व किया था कि राज्य की जनसंख्या बटा विधानसभा के सदस्यों की संख्या मल्टीप्लाई 1/1000, उससे जो होता है तो कुल राज्य को जो उस तरह से मत कैलकुलेट करके आया वो इतना आया, और जो MLA वो वाला था, सांसद वाला मत था वो इतना आया। ठीक है, तो दोनों के मत को राष्ट्रपति में क्या होता है कि जो राज्य होते हैं उनके निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा और लोकसभा के वो जो सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य होते हैं, वो भाग लेते हैं। ठीक है, तो उन यानी कि सारे के मत को जोड़ के इतना आया, उसको सोल्व किए और उसको पूरा सोल्व करने पे 5,49,453 नहीं, यानी कि रामनाथ कोविंद यानी किसी को भी जो भी चुनाव लड़ा उसको यदि इतना मत आ गया तो क्या हो गया, विजयी हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब एकल संक्रमणीय मत की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, देखिए कि यहाँ जो होती है कि हम चुनाव में जब हम भाग लेते हैं, इसको हम रिमूव कर देते हैं, एकल संक्रमणीय मत की खासियत ये होती है कि वहाँ आप यदि वोटिंग करने जा रहे हैं, यदि आप वहाँ वोटिंग करने के लायक हैं, आप एलिजिबल है कि वहाँ वोट कर रहे हैं, तो आपको वहाँ अलग अलग चॉइसेस मिलती है। जैसे कि आप यहाँ वोटिंग करते हैं तो आप एक उम्मीदवार गए, 2 को में से एक को चुना है, 4 में से एक को चुना, आप एक वोट डाल के किसी एक को ही वोट डाल सकते। जैसे पंचायत चुनाव हो रहा है तो उसमें बहुत सारे जैसे कि सिम्बल्स होते हैं, घड़ी था, कुछ अलग अलग तरह का जो सिंबल होता है, आप किसी एक सिंबल पे ही वोट डाल सकते हैं। लेकिन जो एकल संक्रमणीय मत होता है उसमें आप क्या कर सकते हैं कि जैसे कि मानते हैं 4 कैंडिडेट खड़े हैं, A, कैंडिडेट B, कैंडिडेट C और कैंडिडेट D। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप इन चारों को मत दे सकते हैं। कैसे, ये समझना है। तो वहाँ पे सिस्टम लागू होता है कि आप इन चारों में से किसको राज्यसभा पहुंचाना चाहते हैं, या किसको राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, या किसको
उपराष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो सबसे पसंद आप इन चारों में किसको करते हैं? तो मानते हैं कि हम बी को पसंद करते हैं, तो इसके आगे 1 लिख दिया जाता है, यानी कि ये मेरा सबसे फेवरेट कैंडिडेट ये है, मैं इसको पहुंचाना चाहता हूं, ठीक है। यदि ये नहीं पहुंच पाया तो आप किसको पहुंचाना चाहेंगे? तो हम मानते हैं इसको पहुंचाना चाहते हैं 2। ये भी नहीं पहुंच पाया तो हम मानते हैं इसको हम पहुंचाना चाहते हैं 3, ये भी नहीं तो 4। तो इस तरीके से जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उन सबको आप अपना प्रेफरेंस दे सकते हैं ना, कि आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन है, फिर कौन पसंद है, फिर कौन पसंद है, फिर कौन। तो इस प्रकार क्या हो जाता है कि हम जो वहाँ जितने भी कैंडिडेट हो चुनाव लड़ रहे होते हैं, हम उन सबको वोट दे सकते हैं, उन सबके लिए मतदान कर सकते हैं। बट वहाँ कंडीशन क्या होता है कि आपको वहाँ अपना प्रेफरेंस डालना होता है ना, कि सबसे ज्यादा पसंद मैं किसको करता हूँ, फिर किसको, फिर किसको, फिर किसको, फिर किसको, ठीक है। तो ये बात ये मतलब कि लाभ होते हैं एकल संक्रमणीय मत की, ठीक है। चलिए, अब इतना तक तो समझ गए होंगे कि एकल संक्रमणीय मत का लाभ क्या, एकल संक्रमणीय मत काम कैसे करता है, हम उसमें वोटिंग कैसे कर सकते हैं। बट इसका सबसे जहां स्टूडेंट ज्यादा कंफ्यूज होते हैं वो होती है इसकी काउंटिंग, एकल संक्रमणीय मत की काउंटिंग। तो एकल संक्रमणीय मत की काउंटिंग कैसे होती है उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, मानते हैं 3 कैंडिडेट है ए बी सी, ठीक है। अब यहां मानते हैं कि टोटल 100 वोट है, जैसे माना जाता है मैथ्स में, उसी तरह मान लेते हैं। लेट 100 वोट्स, ठीक है। तो मानते हैं 3 कैंडिडेट मैदान में है, कैंडिडेट ए, कैंडिडेट बी और कैंडिडेट सी, ठीक है। तो अब वोटिंग करने के लिए गया तो लोग क्या किया कि 20 जो लोग था उसको ए सबसे ज्यादा पसंद था, यानी कि ए को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया 20 लोग, बी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया 45 लोग और सी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया 35 लोग, है ना। हम लिख देते हैं फर्स्ट प्रेफरेंस, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ तो वोटिंग हो गया, अब बाकी सबको बी सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस इसको भी मिला होगा, कुछ इसको भी मिला होगा, कुछ इसको भी मिला होगा। लेकिन यहाँ मेन ध्यान रखना है कि फर्स्ट प्रेफरेंस किसको कितना मिला। तो ए को मिला 20, बी को मिला 45 और सी को मिला 35। अब यहाँ काउंटिंग शुरू होता है तो करता क्या जाता है कि जिसको फर्स्ट प्रेफरेंस सबसे कम मिला हो वो चुनाव से बाहर हो जाता है, यानी कि वो आगे नहीं जा सकता है। तो अब यहाँ देखिए, सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस सबसे कम किसको मिला है? ए को मिला है, यानी कि जो ए है वो चुनाव से आउट हो गया, यानी कि ए का खेल खत्म, ठीक है। अब एक बात ध्यान देखिए कि अब ए चुनाव, अब यहाँ कोटा क्या होता है कि जिसको 50% से एक ज्यादा मिल जाए, है ना, यानी कि जो आधा मत से एक ज्यादा मिल जाएगा वो चुनाव जीत जाएगा। यानी कि यहाँ कुल मत कितना है? 100 है, तो 100 का आधा कितना? 50 और प्लस 1, यानी कि 51 मत जिसको मिल जाएगा वो क्या हो जाएगा? विजयी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो फर्स्ट प्रेफरेंस में किसी को 50 से ज्यादा नहीं था, 51 नहीं था, यानी कि यहाँ तक तो कोई विजयी नहीं घोषित हुआ। अब देखते हैं तो ये और कंडीशन अब क्या है कि जो सबसे कम, जिसको कम फर्स्ट प्रेफरेंस मिला हो वो चुनाव से बाहर, यानी कि ए को सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस मिला है, 20 मिला है, तो वो क्या हो गया? चुनाव से बाहर। अब यहाँ ध्यान देना है कि यदि ए को 20 लोग फर्स्ट प्रेफरेंस दिए हैं तो 20 लोग इसको सेकंड प्रेफरेंस भी दिए होंगे, यानी कि सेकंड प्रेफरेंस भी इसको 20 लोग दिए होंगे, यानी कि इसको 20 लोग वोट दिए हैं, उसमें से उसको 20 को दिया फर्स्ट प्रेफरेंस, तो 20 को तो उसको सेकंड प्रेफरेंस भी दिया होगा। तो अब इसका ये सेकंड प्रेफरेंस क्या होगा? तो देखिए, एकल संक्रमणीय मत का एक दूसरा फायदा, दूसरा लाभ क्या होता है कि यहाँ आपके मत की बर्बादी नहीं होती है। अब उस तरह का, जिस तरह पंचायत चुनाव लोकसभा में होता है, तो उसमें आप दे दिए मत, तो जो कैंडिडेट हार गया तो आप तो बोलते हैं ना, बोला जाता है कि मेरा जो मत था वो क्या हो गया? बेकार हो गया। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है, आप कोई भी यहाँ जो प्रेफरेंस दिया आपका वो प्रेफरेंस कभी भी बेकार नहीं जाता। अब इसका जो देखिए कि अब जो 20 लोग दिए हैं, 20 लोग फर्स्ट प्रेफरेंस दिए तो 20 लोग सेकंड प्रेफरेंस दिए होंगे, ठीक है। तो अब इसमें किया क्या जाएगा कि ये जो 20 है ये इसको यूं ही नहीं छोड़ दिया जाएगा। अब इस 20 को क्या किया जाएगा कि अब देखा जाएगा कि ये 20 लोग ने जो सेकंड प्रेफरेंस में 20 लोग ने सेकंड प्रेफरेंस में बी को कितने लोगों ने रखा है और सी को कितने लोगों ने रखा है, ठीक है। जितना, बस ये ध्यान रखना है कि जो जितना फर्स्ट प्रेफरेंस है उतना सेकंड प्रेफरेंस इसको फर्स्ट दिया है यदि 20 लोग,
तो वही 20 लोग, कोई किसी को सेकंड प्रेफरेंस दिया होगा, किसी को थर्ड प्रेफरेंस दिया होगा। तो इस 20 लोगों में से कितने लोगों ने बी को सेकंड प्रेफरेंस दिया और कितने लोगों ने सी को सेकंड प्रेफरेंस दिया। तो हम मान लेते हैं कि 6 लोगों ने बी को दिया सेकंड प्रेफरेंस और बाकी जो 14 लोग हैं वो सी को दिया सेकंड प्रेफरेंस। ठीक है, तो अब हम देखिए यहाँ पे ऐड करेंगे। तो अब ये कुल मत इसका ये हो जाएगा, यानी कि जो ये 20 लोगों का जो सेकंड प्रेफरेंस था, ये दोनों में कितना कितना किसको गया उसको ऐड हो जाएगा। तो देखते हैं, तो यहाँ बी का कुल मत कितना हो जाएगा, बी का कुल मत कितना हो जाएगा 45 प्लस 6 यानी कि 51, और सी का कुल मत कितना हो जाएगा 35 प्लस 14 यानी कि 5 4 9 और 3 49 मत। यानी कि देखिए हमको जीत के लिए कितना चाहिए था 51 मत चाहिए था, और यहाँ क्या आ गया, इसको बी को 51 मत आ गया। यानी कि यहाँ विजयी कौन घोषित हो गया, बी हो गया क्या, विजयी घोषित। ठीक है, तो ये हो गया। अब अच्छा, यदि अब देखते हैं दूसरा कंडीशन, यदि ऐसा नहीं तो इस तरह यदि होता, जैसे कि मानते हैं अब देखिए, अब यहाँ हम वो 3 लोग का था, अब यहाँ हम 4 लोग का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, ये थोड़ा ध्यान से समझना होगा उस तरह से। अब देखते हैं कि अब यहाँ 4 लोगों के बीच फाइट है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ सबसे पहले क्या देखना है, याद है कि जो जिसका सबसे कम मत रहेगा उसको अलग कर देना है। तो सबसे कम मत किसका है, सी का है, यानी कि सी क्या हो गया, रेस से बाहर। अब देखिए, अब जो सबसे कम मतदान हुआ, यानी कि सबसे इसको 15 वोट पड़ा था फर्स्ट प्रेफरेंस में, यानी कि अब 15 लोग सेकंड प्रेफरेंस में डाले होंगे इस तीनों में से किसी को। ठीक है, यानी कि फर्स्ट इसको डाले हैं तो सेकंड तो इसको किसी को तो डाले ही होंगे सेकंड प्रेफरेंस में। तो यानी कि इस 15 वोट में से ही सेकंड प्रेफरेंस इस तीनों में से किसी को डाला गया होगा। तो अब देखते हैं, अब क्या करते हैं कि ए में, बी में और डी में, यानी सी तो बाहर ही हो गया रेस से, तो इस 15 को इस तीनों में हम डिवाइड करते हैं, यानी कि कुछ वोट इसको देते हैं, कुछ वोट इसको, जैसा कि लोग दिया होगा। तो चलिए मानते हैं कि 15 में से 6 वोट इसको दे देते हैं, 5 वोट इसको दे देते हैं, और कितना 6 5 11 और 4 वोट इसको दे देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अब कुल मतों की संख्या कितनी हो गई। तो इसका 22 6 28, इसका 25 5 30 और इसका 42। अभी भी किसी के पास 51 मत नहीं आया है, यानी कि अभी भी कोई विजय नहीं हुआ है। तो अब क्या करेंगे, तो अब हम देखेंगे कि अब इसमें से सबसे कम मत किसका है। तो सबसे कम मत किसका है अभी, ए का, यानी कि ए क्या हो गया, रेस से बाहर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं, ए तो रेस से बाहर हो गया, अब बचा कौन, बी और डी। अब देखते हैं, अब यहां देखो 22 लोगों ने, अब ये मत किसका था, ये मत तो सी वाला मत था ना, इसको तो ये सी वाला मत मिला था, ये भी सी वाला मत था, ये भी इसको सी वाला मत था। तो इसके मत से तो हमको कोई मतलब नहीं, हमको ए के मत से मतलब है। तो देखो 22 लोगों ने ए को मत दिया था फर्स्ट प्रेफरेंस में, यानी कि सेकंड प्रेफरेंस में किसको किसको दिया होगा, डी को दिया होगा, सी को दिया होगा, डी को दिया होगा, सेकंड प्रेफरेंस में दिया होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसके जो 22 मत है इसको इस तीनों में, यानी कि बी में, सी में और डी में बांट देंगे। किसमें किसमें बांटेंगे, जो ए को फर्स्ट प्रेफरेंस से दिया है तो सेकंड प्रेफरेंस में बी सी डी इसी तीनों में से किसी को दिया होगा, यानी कि इसके 22 मत को हम इसके जो सेकंड प्रेफरेंस 22 मत का होगा इस तीनों में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि 22 मत में से क्या होता है कि मानते हैं कि 5 मत इसको दिया होगा। ठीक है, 8 मत इसको दिया होगा और 9 मत इसको, अलग कलर से लिख लीजिए तो देखते हैं। 5 मत इसको दिया होगा, 8 मत इसको दिया होगा, 8 5 13 9 22, 9 मत इसको दिया होगा। अब देखते हैं, अब देखिए, अब हमको क्या करना है कि ए तो रेस से बाहर हो गया और सी फर्स्ट टर्म में ही बाहर था, तो हमको ए से और सी से तो कोई मतलब है नहीं। अब हमको मतलब किससे बच गया, बी से और
डी से। तो अब इसका कुल मत काउंट करते थे। देखिए 30 और +5 कितना हुआ 35 और 42 और 9 कितना हो गया 9 2 11 51। यानी कि इसको क्या हो गया 51 मत किसको प्राप्त हुआ डी को, यानी कि डी क्या हो गया विजयी, डी विजयी हो गया। ठीक है, मैं एक बार फिर से इसको समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। अब यदि देखिए मानते हैं कि यहां भी इस तरह से नहीं होता तो फिर क्या करता है कि फिर हम 4th प्रेफरेंस पे पहुंचते, अभी 3rd प्रेफरेंस तक पहुंचे थे। ध्यान से फिर से एक बार समझाते हैं। कुल मतों की संख्या यहां कितना है 100 है। तो क्या हुआ कि लोग वोट करने के लिए यहाँ प्रेफरेंस देना है, तो 22 लोगों ने ए को पहला पसंद चुना, 25 लोगों ने बी को, 15 लोगों ने सी को, 38 लोग ने डी को अपना पहला पसंद चुना। ठीक है, तो उसके अब क्या होता है कि अब हम देखते हैं कि इसमें से सबसे कम जो है, सबसे कम लोग किसको चाह रहे हैं, यानी कि सबसे कम पहला पसंद कौन है तो सी है। तो सी क्या हो गया चुनाव से बाहर हो गया, बच गया कौन ए बी और डी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे अब होगा क्या कि जो देखिए सी को 15 लोगों ने पहला पसंद चुना था, तो उन 15 लोगों ने किसी और को तो दूसरा पसंद चुना होगा, तो किसको चुन सकते हैं, या ए को चुना होगा या बी को चुना होगा या डी को चुना होगा। इस 15 लोगों ने सेकंड प्रेफरेंस में, तो क्या करते हैं कि अब मान लेते हैं कि उस 15 मत में से 6 लोगों ने ए को सेकंड प्रेफरेंस दिया था, 5 लोगों ने बी को दिया था और 4 लोगों ने डी को दिया था। तो ये मत जो है उसके पहले प्रेफरेंस का जो पहला जो प्रेफरेंस था उसमें क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, यानी कि 6 इसका जो ये 15 लोगों का जो मत था वो ऐड हो गया। तो क्या हो गया इसका टोटल मत 28 हो गया, इसका टोटल मत 30 हो गया और इसका टोटल मत 42 हो गया, 42 हो गया। ठीक है, तो अब हम इस तीनों में देखें कि सबसे कम मत किसका, तो सबसे कम मत किसका था ए का, तो ए क्या हो गया रेस से बाहर हो गया। ठीक है, अब चुनाव बचा किस किस में बी और डी में, तो बी का टोटल मत 30 था और डी का टोटल मत कितना था 42 था, यानी कि 51 मत तो अभी भी किसी का नहीं आया है, यानी कि चुनाव तो अभी भी किसी ने नहीं जीता, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए कितना चाहिए 50% +1 चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं कि अब देखिए अब एक को जो जिसने दिया था फर्स्ट प्रेफरेंस उसने किसी और को तो सेकंड प्रेफरेंस दिया होगा, तो वो मत तो बर्बाद जाना नहीं चाहिए। तो देखते हैं, तो जो ए को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया तो सेकंड प्रेफरेंस वो किसको दिया होगा, या बी को या सी को या डी को। तो देखते हैं अब क्या करेंगे, तो इस 22 मत को जो सेकंड प्रेफरेंस मिला था उस इस तीनों में, यानी कि ए का तो सेकंड वो बाहर ही हो गया है, तो अब इस तीनों में बांटना है। तो देखिए, तो मानते हैं 22 में से जो 5 मत था वो बी को मिल गया, 8 मत इसको मिला था सी को, और 9 मत जो था वो डी को मिला था। ठीक है, इस 22 ए के जो 22 मत फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था उस लोगों ने जो सेकंड प्रेफरेंस में इन तीनों में से किसी को चुना होगा, तो उनके मतों की संख्या इस तरह से विभाजित है। ठीक है, तो 5 मत 8 मत और 9 मत। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि सी को तो मत सेकंड प्रेफरेंस दिया होगा, लेकिन सी क्या था कि फर्स्ट शुरू बार ही सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस लाने के कारण क्या हो गया था बाहर हो गया था, और ए रेस से सेकंड बार बाहर हो गया। तो अब क्या होगा कि थर्ड टर्म में हम जोड़ते हैं, तो 5 मत इसको 35 आ गया और इसको कितना आ गया 51 आ गया, यानी कि सबसे ज्यादा मत किसका हो गया डी का आ गया। क्या आ गया डी विजय हो गया। यहाँ एक कोइंसिडेंस ये हुआ कि यदि यहाँ ये हुआ कि डी को फर्स्ट प्रेफरेंस भी ज्यादा मिला था और वो चुनाव भी जीत गया, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है ना। कभी ऐसा भी होता है कि जिसको जैसे कि यहाँ ही देख लीजिए कि यहाँ पे कुछ उस तरह का नहीं कंडीशन बन पाया है, लेकिन ऐसा होता है कि यदि किसी को फर्स्ट टर्म में ज्यादा मत मिला है ना, तो ऐसा नहीं कि वो चुनाव जीते गए, वो आगे जाके चुनाव हार भी सकता है। ठीक है, तो इसको देखिए, मैंने जहां तक हो सके बहुत अच्छे से समझा दिया, 1-2 बार वीडियो देखिएगा तो बहुत अच्छे से आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए आप लोग चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए बीच में विधान परिषद का थोड़ा सा चर्चा है, तो कुछ याद रखना है कि हमारे देश में टोटल 6 विधान परिषद है। विधान परिषद क्या होता है, जैसे कि संसद में लोकसभा और राज्यसभा होता है, निम्न सदन उच्च सदन, इसी तरह जो कुछ स्टेट्स होते हैं उसमें भी 2 सदन होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। इसके बारे में डिटेल से बताया जाएगा क्या राज्य में किस तरह का फॉर्मेशन होता है। बट अभी यहाँ ध्यान रखिए कि जैसे संसद में राज्यसभा होता है, उसी तरह जो स्टेट्स होते हैं वहाँ उच्च सदन जो होता है उसे विधान परिषद कहते हैं। तो हमारे देश में विधान परिषद की कुल संख्या कितनी है 6 है। इसको याद करने का एकदम छोटा सा सिंपल सा तरीका है, ट्रिक है, याद रखना है कि तू भी एमए कर। इसको याद कैसे रखेंगे, तो टी से तेलंगाना, यू से उत्तर प्रदेश, बी से बिहार, एम से महाराष्ट्र, ए से आंध्र प्रदेश और के आर से
कर्नाटका। ठीक है, तो इसको बस ध्यान से याद रखना है। ठीक है, और देखिए कि पढ़ने का तरीका कि आप लोग ऑब्जेक्टिव्स पे कम ध्यान दीजिए। ऑब्जेक्टिव्स होता है अपने तैयारी को देखने के लिए। ठीक है, जितना बात हो आप समझ के तैयारी करें, जितना भी हो कोशिश करें कि हम डिटेल में पढ़ें। ठीक है, मैंने भी अपने तैयारी के टाइम कुछ समय तक ऑब्जेक्टिव्स पे ध्यान दिया, बट उसके कारण मेरा कहीं हो नहीं पा रहा था। फिर मेरा अभी जैसे कि मैंने कोई बड़ा अचीवमेंट तो प्राप्त नहीं किया, बट मेरा अभी बिहार SI में सिलेक्शन हो चुका है। तो मैंने वो जब मैं डिटेल से किसी बात को पढ़ने लगा, समझने लगा, तो सारे कुछ में फिर रिजल्ट होने लगा, बहुत सारे कुछ में हुआ। तो इस तरह से आप लोग भी डिटेल से पढ़ाई कीजिए और ऑब्जेक्टिव्स को प्रैक्टिस के लिए रखिए। ठीक है, और वीडियो के देखिए और कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, पसंद आए तो शेयर कीजिए, और प्लीज़ अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट, और यदि कुछ गलतियां दिखे तो उसको भी कमेंट कीजिए। ठीक है, टेक केयर, बाय।